Let's start today's topic, structure of the budget, or we can say components of the budget. अब स्ट्रक्चर ऑफ द बजट की बात करें या कंपोनेंट्स ऑफ द बजट की बात करें तो बेटा इट हैज टू टाइप्स. टू ब्रॉड कंपोनेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट आर, वो दो ब्रॉड कंपोनेंट्स कौन से हैं बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल बजट रिसिप्ट एंड सेकंड इज बजट एक्सपेंडिचर. यानी बजट के अंदर दो चीजें हो गई, एक तो बजट रिसिप्ट और दूसरा एक्सपेंडिचर. यानी गवर्नमेंट की रेवेन्यू कहाँ कहाँ से होगी और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ पर होगा. बजट रिसिप्ट के अंदर दो तरह की रिसिप्ट आती हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड द कैपिटल रिसिप्ट. एग्जैक्टली सेम बजट एक्सपेंडिचर के अंदर भी दो तरह का एक्सपेंडिचर आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है, तो हम इन चार कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करने जा रहे हैं इस टॉपिक के अंदर. रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर. चार ही जो टॉपिक्स हैं बेटा, इनमें से एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आने का चांसेस पूरे रहते हैं. ठीक है, कि रेवेन्यू रिसिप्ट के ऊपर शॉर्ट नोट आ जाए या कैपिटल रिसिप्ट के ऊपर शॉर्ट नोट आ जाए. इसी तरह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर किसी भी आपका शॉर्ट नोट आ सकता है. ठीक है, किन्हीं दो के अंदर डिफरेंस भी पूछा जा सकता है. ठीक है बच्चे, तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल बजट रिसिप्ट. बजट रिसिप्ट जैसा मैंने आपको बताया, रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट. बजट रिसिप्ट refer to estimated money receipt of the government from all sources during the fiscal year. यानी बजट रिसिप्ट क्या है? गवर्नमेंट को एक साल के अंदर सभी रिसोर्सेज से जो होने वाली इनकम है, यानी मनी रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेस ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर, तो वो क्या है? वो आपका मनी रिसिप्ट है, वो आपका बजट रिसिप्ट. अब बजट रिसिप्ट में मैंने जैसे आपको बताया, इट हैज टू टाइप्स. यानी जितनी टोटल गवर्नमेंट को रेवेन्यू हुई वो तो हो गया बजट रिसिप्ट, लेकिन उसको आगे टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया. एक हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट एंड सेकंड इज द कैपिटल रिसिप्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द रेवेन्यू रिसिप्ट. बजट रिसिप्ट में क्या करने जा रहे हो? रेवेन्यू रिसिप्ट. रेवेन्यू रिसिप्ट आर दोज मनी रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट which show the following two characteristics. रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? जिसके अंदर दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, यानी दो फीचर होते हैं. अभी जो दो पॉइंट बताने जा रही हूँ बहुत ध्यान से सुनने हैं. These receipts do not create any corresponding liability for the government. बेटा ऐसा क्या है जिससे गवर्नमेंट की इनकम तो हो लेकिन गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी इंक्रीज ना हो? इसके अंदर आता है टैक्स रिसिप्ट. Tax is a revenue receipt, and because it does not involve any corresponding liability for the government, it is unilateral, it is one-sided, it is compulsory payment to the government by the producers or by the household. तो कहने का मतलब क्या है कि ये वो इनकम है, हम लोग जो टैक्स पे करते हैं कंपल्सरी है. अगर हम पे टैक्स लग रहा है तो हमें टैक्स पे करना, और ये वन साइडेड है. इसके बदले में गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती. अभी आप ये कहेंगे कि मैम गवर्नमेंट इतनी फैसिलिटीज देती है, गवर्नमेंट रोड्स बनवा रही है, गवर्नमेंट रोड्स बनवाती है, स्ट्रीट लाइटिंग करती है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर करती है, तो वो सभी के लिए होता है. वो ऐसा नहीं होता कि आप अगर टैक्स पे ही है तो आप उन फैसिलिटीज को यूज कर रहे हैं, अगर आप टैक्स पे ही नहीं है तो आप नहीं यूज कर रहे हैं. तो कहने का मतलब क्या होता है कि टैक्स जो है, टैक्स गवर्नमेंट की जो इनकम है उसके बदले में गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती. और सेकंड पॉइंट क्या है बेटा इसी के अंदर, सेकंड फीचर, दीज रिसिप्ट डू नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट. इससे गवर्नमेंट के एसेट्स में भी किसी तरह का कोई रिडक्शन नहीं होता. टैक्स रिसिप्ट डू नॉट लेड टू एनी रिडक्शन ऑफ द एनी रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट. यानी गवर्नमेंट के पास टैक्स की फॉर्म में इनकम आएगी तो ना तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी में कोई चेंज आएगा, ना गवर्नमेंट के एसेट्स में कोई चेंज आएगा. ठीक है बेटा, लाइबिलिटी भी वही की वही रहेंगी, एसेट्स भी वही के वही रहेंगे. अगर सिंपल फॉर्म में कहूं तो देर इज नो चेंज. यहाँ पर क्या है, ये जब रेवेन्यू वाला कॉन्सेप्ट हम करके चल रहे हैं तो ये क्या है, नो चेंज का कॉन्सेप्ट है. ना लाइबिलिटी बदली ना एसेट्स बदले. लेकिन जब हम इसको थोड़ा डीपली लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, दीज रिसिप्ट डू नॉट क्रिएट एनी कॉरेस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट. इससे गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हुई है.
ठीक है, तो चेंज तो नहीं आया। एंड दीज रिसिप्ट डू नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, इससे गवर्नमेंट के एसेट्स में भी कोई रिडक्शन नहीं आया। जैसे जैसे हम आगे पॉइंट्स करते जाएंगे आपको चीजें क्लियर होंगी, अभी तो आप फर्स्ट स्टेप के ऊपर है। एग्जाम्पल हो गया टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है बेटा, अभी जो मैं आगे आपको बताने जा रही हूँ वो क्या है बेटा, अब एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन ये रेवेन्यू रिसिप्ट का एग्जाम्पल नहीं है, जस्ट ये आपको समझाने के लिए बताया गया है कि इफ गवर्नमेंट रिसीव मनी बाय सेलिंग इट्स शेयर ऑफ सम कंपनी, इन केस गवर्नमेंट क्या करे, अपनी किसी कंपनी के शेयर सेल कर दे। हम एयर इंडिया की बात करें या भिलाई स्टील प्लांट की बात करें, किसी भी कंपनी, ऐसी कंपनी की बात करें जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के अंदर हो, गवर्नमेंट अगर उसके शेयर सेल कर दे तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू तो आएगी, लेकिन वो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं होगा, वो कैपिटल रिसिप्ट होगा। ये जस्ट यहाँ पर सिर्फ आपको क्लियर करने के लिए बताया जा रहा है कि देखो बेटा, अगर गवर्नमेंट किसी कंपनी के शेयर सेल कर रही है, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आ रही है, मनी आ रही है, वो जो मनी गवर्नमेंट रिसीव कर रही है बेटा, उसके बदले में गवर्नमेंट के एसेट्स रिड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी कंपनी का हिस्सा सेल कर रही है। ठीक है ना बच्चे, इन ठीक है, तो वो चीज कंपनी के शेयर सेल कर रही है, तो वो क्या है, वो हमारा कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आता है। तो सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट के एग्जांपल क्या रहते हैं, टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। अभी यहाँ पर 3 मार्कर क्वेश्चन तो ये बन गया कि शॉर्ट नोट आ गया आपके पास जो आपने यहाँ पर कंप्लीट किया। इसके बाद इसी में से और क्वेश्चन आपका बन गया, टाइप्स ऑफ टैक्सेस आ गया हमारे पास, और कंपोनेंट्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट आ गया। कंपोनेंट्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर हमारे पास दो आते हैं बेटा, एक टैक्स रिसिप्ट होता है, एक नॉन टैक्स रिसिप्ट होता है। एक क्या होता है, टैक्स रिसिप्ट, एक नॉन टैक्स रिसिप्ट। अब टैक्स रिसिप्ट के अंदर कौन कौन से होते हैं, टैक्स रिसिप्ट के अंदर जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है ना बेटा, डायरेक्ट टैक्सेस करोगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस करोगे, वैल्यू एडेड, सारे हर तरह के जो भी टैक्स है वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। इसी तरह से नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो सारे के सारे पॉइंट्स हम आगे क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है टैक्स रिसिप्ट। टैक्स क्या है बेटा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट बाय द हाउस होल्ड, फर्म्स और अदर इंस्टीट्यूशनल यूनिट्स। टैक्स क्या है, ये कंपल्सरी पेमेंट है। टैक्स कौन लगाता है, टैक्स गवर्नमेंट लगाती है, किसके ऊपर, हाउस होल्ड के ऊपर, फर्म्स के ऊपर, दूसरी इंस्टीट्यूशनल यूनिट्स के ऊपर। तो टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट एंड इट गोज टू द गवर्नमेंट, किसकी तरफ से, बाय द हाउस होल्ड, बाय द फर्म्स, बाय द इंस्टीट्यूशनल यूनिट्स। एंड द टैक्स पेयर कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी सर्विस और बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट इन रिटर्न। टैक्स पेयर जो है यहाँ पर किसी तरह की किसी बेनिफिट, किसी सर्विस की उम्मीद नहीं रखता गवर्नमेंट से, इट इज यूनिलेटरल, वन साइडेड होता है। ठीक है बेटा, अब आते हैं टाइप्स ऑफ टैक्सेस। एक डेफिनेशन देने के बाद टैक्स की, आगे हमारा क्या आ रहा है, टाइप्स ऑफ टैक्सेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स। अब ये प्रोग्रेसिव टैक्स क्या है और रिग्रेसिव टैक्सेस क्या है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स वो होते हैं बेटा जो हमारी इनकम के साथ साथ टैक्स रेट भी इंक्रीज होता चला जाए। A tax is said to be progressive when the rate of tax increase with an increase in income, so that the real burden of the tax is more on the rich and less on the poor. यानी जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे टैक्स रेट भी इंक्रीज होता चला जाता है। और ऐसे में रियल बर्डन किसके ऊपर पड़ता है, रियल बर्डन ऑफ द टैक्स इज मोर ऑन द रिच एंड लेस ऑन द पुअर। इंडिया के अंदर प्रोग्रेसिव टैक्स ही लगाए जाते हैं। किसी भी ऐसी कंट्री के अंदर जो वेलफेयर से, सोशल वेलफेयर से रिलेटेड हो, वहां पर हमेशा प्रोग्रेसिव टैक्स ही लगते हैं, यानी रियल बर्डन गोस टू द रिच पर्सन, नॉट द पुअर पर्सन। अब क्या होता है, टैक्स रेट कैसे कैसे इंक्रीज हो सकता है। एग्जाम्पल है बेटा, टैक्स रेट इज 10% फॉर इनकम बिटवीन 2 to 5 लाख। जस्ट एक एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि टैक्स रेट टाइम टू टाइम क्या होता है, हर एक बजट के अंदर कम ज्यादा हो जाता है, तो हम लोग जस्ट एग्जांपल लेके चल रहे हैं अपने कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। टैक्स रेट इज 10% फॉर इनकम बिटवीन 2 to 5 लाख। सपोज इट इज 15% फॉर इनकम बिटवीन 5 to 10 लाख।
यानी 2 to 5 लाख के अंदर अगर आपकी इनकम है तो आप 10% के हिसाब से टैक्स पे कर रहे हैं। लेकिन जब इनकम 5 to 10 लाख हो जाती है, यानी इनकम इंक्रीज होने से टैक्स का रेट भी क्या हो गया, टैक्स रेट भी इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पर जो जैसे जैसे इनकम बढ़ती गई टैक्स रेट बढ़ता गया, 2 to 5 लाख तक वाले वो 10% के हिसाब से टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा इनकम वाले वो क्या कर रहे हैं, 15% के हिसाब से टैक्स पे करेंगे। 10 लाख से ऊपर इनकम वाले 20% के हिसाब से टैक्स पे करेंगे। तो जैसे जैसे इनकम राइज हुई वैसे वैसे टैक्स का रेट क्या हो गया, वो भी इंक्रीज हो। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है बेटा रिग्रेसिव टैक्स। टैक्स इज सेड टू बी रिग्रेसिव when it causes a greater real burden on the poor than the rich। यहाँ पर पुअर के ऊपर ज्यादा बर्डन होता है रिच की बजाय बेटा, ठीक है। और इट इज अ रिग्रेसिव टैक्स, हमारे इंडिया के अंदर रिग्रेसिव टैक्स नहीं लगाए जाते। यहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे इनकम राइज होती चली जाती है ना बेटा, वैसे वैसे टैक्स का रेट कम होता चला जाता है, टैक्स रेट घटता चला जाता है, डिमिनिश होता चला जाता है। सपोज हम ये कहें कि जिसकी 10 लाख इनकम है वो 10% के हिसाब से टैक्स दे रहा है, तो जैसे जैसे इनकम राइज करेगी, हमारे यहाँ टैक्स रेट बढ़ रहा था प्रोग्रेसिव के केस में, लेकिन यहाँ अगर इनकम 10 लाख से ज्यादा हो गई तो टैक्स रेट क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, 10% से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस केस के अंदर 15 लाख इनकम वाले को सपोज 8% के हिसाब से देना पड़ गया, 20 लाख वाले को और कम परसेंट के हिसाब से देना पड़ गया। तो रिग्रेसिव टैक्स वो होते हैं बेटा जिसके अंदर टैक्स रेट जो है वो रिड्यूस होता है जैसे जैसे इनकम क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ऐसे केस के अंदर रियल बर्डन गोज टू द पुअर पर्सन। रियल बर्डन किसके ऊपर है, पुअर के ऊपर पड़ रहा है। क्यों, इनकम बढ़ रही है, टैक्स रेट रिड्यूस हो रहा है, तो रिच के ऊपर तो उतना बर्डन नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पर रियल बर्डन कहाँ पे जा रहा है, वो पुअर पर्सन के ऊपर जा रहा है बेटा। नेक्स्ट आता है हमारे पास वैल्यू एडेड टैक्स एंड द स्पेसिफिक टैक्स। ठीक है बेटा, अभी वैल्यू एडेड टैक्स क्या और स्पेसिफिक टैक्स क्या। वैल्यू एडेड टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स which is imposed on value added at the various stage of production। यानी जब जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन की हर एक स्टेज के ऊपर जहां जहां वैल्यू एडेड होगा वहां वहां टैक्स लगेगा। एक एग्जांपल से हम लोग क्लियर करेंगे। सपोज आपने एक क्वेश्चन किया था, आपने डबल काउंटिंग का क्वेश्चन किया था, वैल्यू एडेड मेथड भी आपने नेशनल इनकम के अंदर किया है, उसी से रिलेटेड एग्जांपल हम लेके चलते हैं। कि सपोज ए फार्मर इज प्रोड्यूसिंग व्हीट, फार्मर इज प्रोड्यूसिंग व्हीट और जो एक्सपेंडिचर है दैट इज द 200 रुपीज एंड जो इनकम उसे हो रही है दैट इज द जो आउटपुट वैल्यू ऑफ आउटपुट आ रही है दैट इज 600 रुपीज। तो वैल्यू एडेड बाय फार्मर इज 400 रुपीज। तो फार्मर को कहां पर 400 रुपीज के ऊपर टैक्स पे करना है। उसके बाद वही वीट किसने परचेज कर ली, एक फ्लोर मिल ओनर ने परचेज कर ली, उसने आटा बनाया, मैदा बनाया और उसे बेकर को सेल किया। उसने क्या किया था, 600 में परचेज की थी, उसने 1000 रुपीज में आगे सेल कर दी। तो उसका जितना वैल्यू एडेड आया उसको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। बेकर ने उससे ब्रेड बनाई, बिस्किट बनाए, जो भी बनाया उसे मार्केट में सेल किया, तो जितना वैल्यू एडेड बेकर का हो, यानी जितना उस समय बेकर ने एक्स्ट्रा गेन किया, बेकर को उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। यानी प्रोडक्शन के हर एक स्टेज के ऊपर क्या दिया जाता है, टैक्स पे करना पड़ता है। जीएसटी इज एन इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। तो जीएसटी जो आज के टाइम में जो जीएसटी हम लगाते हैं, जो है कि हमारे पास ऑल टैक्सेस को कवर करते हुए जो जीएसटी आ गया बेटा, तो ये क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म है वैल्यू एडेड टैक्स की। नेक्स्ट आपके पास आता है स्पेसिफिक टैक्स। व्हेन ए टैक्स इज लेविड ऑन ए कमोडिटी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स यूनिट्स, साइज और वेट, इट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक टैक्स। अब यहाँ पर प्राइस के अकॉर्डिंग टैक्स नहीं लग रहा कि ये चीज इतनी एक्सपेंसिव है तो इसकी वैल्यू अगर 20,000 है या 40,000 का प्राइस है या 80,000 का प्राइस है उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। नो, जब ये उसके साइज के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक टैक्स। अभी आप छोटा सा एग्जांपल ले लेंगे, सपोज आप एयर ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो वहां पर जिस वेट के अकॉर्डिंग आप अपना लगेज वगैरह आपके पास है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, वेट वगैरह के अकॉर्डिंग हो गया। और लास्ट फॉर्म जो हम अपने यहाँ पे करने जा रहे हैं दैट इज द डायरेक्ट एंड द इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं बेटा, डायरेक्ट टैक्सेस
जिसका बर्डन उसी पर्सन को बियर करना पड़ता है जिसके ऊपर वो टैक्स लगाए जाते हैं. ए डायरेक्ट टैक्सेस इज द वन द फाइनल बर्डन ऑफ विच is borne by the person on whom it is imposed. For example, income tax is imposed on the income of a person. He himself bear its burden. यानी जिसकी इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा बेटा वही उस टैक्स को पे करेगा. तो डायरेक्ट टैक्सेस को हम शिफ्ट नहीं कर सकते. इट कैन नॉट बी ट्रांसफर टू द अनदर पर्सन. जिसकी इनकम के ऊपर टैक्स लगा है वही उसे पे करेगा. इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स है, गिफ्ट टैक्स है, वेल्थ टैक्स है. These are the example of direct tax. सिंपल सी एक लाइन कि जिसके ऊपर टैक्स लगा है वही उस टैक्स को पे कर रहा है. बर्डन ऑफ द टैक्स कैन नॉट बी ट्रांसफर टू द अनदर पर्सन. सिंपल. और लास्ट इसके अंदर आता है बेटा इनडायरेक्ट टैक्सेस. इनडायरेक्ट टैक्सेस के ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जिसका इनिशियल बर्डन तो किसी और के ऊपर है बट ही सक्सीड इन शिफ्टिंग द बर्डन टू द अनदर पर्सन. An indirect tax is the one whose initial burden or impact is on one person, but is succeed in shifting the burden to the another person. लेकिन वो उस burden को दूसरे person पर shift करने में क्या होता है, सक्सेसफुल होता है. अब जीएसटी एग्जांपल है इनडायरेक्ट टैक्स का. अभी क्या होता है बच्चे कि किसी गुड के ऊपर टैक्स लगा. सपोज कोई भी गुड ले लेते हैं, कोई फैन है, कूलर है, एसी है, यानी किसी भी चीज के ऊपर टैक्स लगाया. तो प्रोड्यूसर क्या करता है, उस टैक्स उसका प्राइस प्रोडक्ट का इंक्रीज कर दे. और जब उस प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो वो टैक्स किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, वो टैक्स शिफ्ट हो जाएगा कंज्यूमर के ऊपर. सपोज एक फैन जो मार्केट के अंदर 1000 रुपीज के अंदर सेल हो रहा है, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, 10% टैक्स लगा दिया. अब जो भी प्रोड्यूसर है या जो शॉपकीपर है वो उसे अपनी पॉकेट से नहीं देगा. वो क्या करेगा, उसका प्राइस 1000 की बजाय 1100 कर देगा. तो ऐसे केस में क्या हो गया, शिफ्ट जो टैक्स है उसका बर्डन किसके ऊपर आ गया, कंज्यूमर के ऊपर आ गया. तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोस टैक्सेस जिसका बर्डन क्या होता है उसे आप कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, होली या पार्शली. ठीक है, पूरा 100 रुपीज ना शिफ्ट करके 50 रुपीज शिफ्ट कर दिए, 80 रुपीज शिफ्ट कर दिए, होली या पार्शली वो शिफ्ट हो सकता है किसके ऊपर, कंज्यूमर के ऊपर. इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोस टैक्सेस जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसका बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है. जबकि डायरेक्ट टैक्सेस कौन से टैक्स है बेटा, जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता, जिसके ऊपर टैक्स लगेगा उसी को ये टैक्स पे करना पड़ेगा. अभी आज का टॉपिक मैं यहाँ कंप्लीट कर रही हूँ.